हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सरकारी कंपनी क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उससे लाभ है या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, क्या सरकारी कंपनी की सीमाएं हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा हमने चैप्टर शुरू किया था जिसमें कि हमने पढ़ा था सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 3 संगठन आते हैं, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और तीसरा सरकारी कंपनी। हम पिछली वीडियोस में विभागीय उपक्रम और वैधानिक निगम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने उनके सारे नोट्स बना लिए हैं। सो टुडे लेट अस स्टार्ट सरकारी कंपनी। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, क्या होती है सरकारी कंपनी। एक तो नाम से ही पता चल गया है कि इसके नाम के आगे कंपनी वर्ड है। तो सरकारी कंपनी की क्या है परिभाषा? यह एक ऐसी कंपनी है जिसकी कम से कम 51% चुकता अंश पूंजी या तो केंद्र सरकार के पास है या राज्य सरकार के पास है या फिर संयुक्त रूप से कंबाइंड रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर एक से ज़्यादा राज्य सरकारों के पास है। देखो बच्चों, चुकता अंश पूंजी का मतलब क्या होता है? जब कोई कंपनी होती है, जैसे अगर हम एकल स्वामित्व की बात करें तो एकल स्वामित्व में एक अकेला व्यक्ति अपना पैसा लगाता है। साझेदारी में जितने साझेदार होते हैं वो अपना पैसा लेकर आते हैं और पूंजी लगाते हैं। कंपनी में क्या होता है, कंपनी के जितने भी सदस्य बनते हैं, अगर हम सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो जो जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं वही सारे कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। तो यहाँ पर सरकारी कंपनी में अगर किसी कंपनी में 100 रुपये लगने हैं तो उसमें से 51% यानी कि 51 रुपये या उससे ज़्यादा या तो केंद्र सरकार लगा दे या फिर राज्य सरकार लगा दे। जैसे कि केंद्र सरकार अगर हम बोलें तो मोदी सरकार अगर 51 रुपये इन्वेस्ट कर दे उस कंपनी में, राज्य सरकार बोले तो अगर केजरीवाल सरकार जो है 51 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर दे, या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर सपोज 26 रुपये केंद्र सरकार इन्वेस्ट कर दे, 25 रुपये राज्य सरकार इन्वेस्ट कर दे। यही नहीं, हाँ, हम बात करें मोदी सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार और हरियाणा सरकार, तो तीनों मिलकर अगर 51% या उससे ज़्यादा का पैसा इकट्ठा करें तो वो एक सरकारी कंपनी बन जाती है। सो जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन, एक ऐसी कंपनी जिसकी कम से कम 51% चुकता अंश पूंजी या तो केंद्र सरकार के पास है या राज्य सरकार के पास है या फिर दोनों के पास संयुक्त रूप से है। कुछ सरकारी कंपनी के एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, एचएमटी की बेटे घड़ियाँ आती थी, बहुत पॉपुलर थी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और भी बहुत सारे नाम हैं। आप नेट पे से नाम सर्च करके लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो ये डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल नोट करें। अब आगे डिस्कस करते हैं सरकारी कंपनी की विशेषताएं। हेडिंग डाल लीजिए सरकारी कंपनी की विशेषताएं। चाहे चैप्टर विभागीय उपक्रम हो, चाहे वैधानिक निगम हो या सरकारी कंपनी, बेटे कोशिश की है कि जो पॉइंट्स आपने विभागीय उपक्रमों में पढ़े हैं विशेषताओं में, वही पॉइंट्स वैधानिक निगम में हो और वही पॉइंट सरकारी कंपनी में हो, ताकि उनको याद करने में आपको आसानी हो। तो कोशिश करना उसको उसी सीक्वेंस में लिखने की, और तीनों का लास्ट में हम कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। तो सबसे पहले सरकारी कंपनी की विशेषता, सबसे पहली विशेषता इसकी स्थापना कैसे फॉर्म होती है। सरकारी कंपनी की स्थापना, कंपनी है तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। तो सरकारी कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 या 1956 के अंतर्गत की जाती है। इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या फिर 1956। अब तो जो कंपनीज जितनी भी बनती हैं 2013 के बाद में, उन सब का पंजीकरण 2013 के अनुसार होता है। 2013 से पहले जितनी कंपनियां बनी हुई हैं उनका निर्माण कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट, स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व। देखो मैंने आपको जब वैधानिक निगम पढ़ा था तब भी बताया था, जो भी कोई संगठन किसी विशेष कानून के तहत बनाया जाएगा उसका अपना एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होगा। जो विभागीय उपक्रम होता है वो मंत्रालय के अधीन होता है, उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। वैधानिक निगम जो होता है विशेष एक्ट के अंतर्गत बनाया जाता है, इसलिए उसका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। और सरकारी कंपनी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनती है, इसलिए इस कंपनी का भी अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। क्या मतलब होता है किसी भी चीज़ के पृथक वैधानिक अस्तित्व होने का? वो अपने नाम से संपत्ति खरीद सकते हैं, अपने नाम से संपत्ति बेच सकते हैं, किसी पर मुकदमा कर सकते हैं, इन पर कोई मुकदमा कर सकता है। यानी कि कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों के अस्तित्व से अलग है, पृथक है, और सदस्यों के आने या जाने का कंपनी के अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी अगर सरकार चाहे तो अपने शेयर्स को बेच सकती है, किसी और को दे जाए। सपोज सरकार अपनी 51% शेयर होल्डिंग्स रिलायंस इंडस्ट्रीज को सेल कर दे, तो फिर वो कंपनी सरकारी कंपनी नहीं रहेगी,
वो कंपनी दूसरी कंपनी बन जाएगी, आप और हमारे जैसे लोगों की कंपनी बन जाएगी। पॉइंट नंबर 3, वित्त व्यवस्था। अब देखिए कोई भी कंपनी है उसकी वित्त व्यवस्था कैसे होती है, अंशों के माध्यम से, शेयर्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं। जो भी उसमें पैसा लगा देगा उसका पैसा उसमें लगा हुआ है। अगर सरकार पैसा लगा रही है तो सरकारी अंशधारी, प्लस हम लगा रहे हैं तो निजी अंशधारी। तो सरकारी कंपनी अपनी वित्त व्यवस्था सरकारी अंशधारक और निजी अंशधारकों से करती है। सरकारी अंशधारक होते हैं जो गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है, और प्राइवेट अंशधारक या निजी अंशधारक होते हैं। 3 पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। 4th पॉइंट है नियंत्रण या कंट्रोल। कोई भी कंपनी का कंट्रोल किसके हाथों में होता है, या प्रबंध या नियंत्रण निदेशक मंडल, डायरेक्टर्स के हाथों में। और वो जो निदेशक मंडल होता है वो सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अब सरकारी कंपनी के सदस्य कौन है, सरकार, तो इसलिए सरकार और निजी व्यक्ति, तो सबके द्वारा मनोनीत जो लोग होते हैं उनके हाथों में इन संगठनों का प्रबंध और नियंत्रण होता है। तो सरकारी कंपनी का प्रबंध और नियंत्रण निदेशक मंडल के माध्यम से होता है, जिसमें 51% या उससे अधिक की सरकारी भागीदारी होती है, गवर्नमेंट ओनरशिप होती है। जितने शेयर हैं उस हिसाब से उसकी पार्टनरशिप, ओनरशिप, मैनेजमेंट डिसाइड होती है। 6 पॉइंट सरकारी कर्मचारी। विभागीय उपक्रमों के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी कहते हैं। विभागीय उपक्रमों का एक एग्जाम्पल बताइए, रेलवेज। वैधानिक निगम का एक एग्जाम्पल बताइए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC। और यहाँ पर सरकारी कंपनी का एक एग्जाम्पल जो अभी हमने डिस्कस किया, कोल इंडिया लिमिटेड, HMT, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और विभागीय उपक्रमों के जो कर्मचारी हैं, रेलवे विभाग के जो कर्मचारी हैं वे सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। LIC के जो कर्मचारी होते हैं वे सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते। और सरकारी कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वो भी सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते। तो इन उपक्रमों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते। नोट डाउन दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। 6 पॉइंट लेखांकन एंड अंकेक्षण, ऑडिट। 3 तरह के व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप पढ़े हैं हमने सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों में, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी। तीनों में से केवल विभागीय उपक्रम के ऊपर सरकारी लेखांकन अंकेक्षण के नियम लागू होते हैं। अदरवाइज चाहे आप वैधानिक निगम की बात करो चाहे सरकारी कंपनी की बात करो, इन दोनों में से किसी पर भी सरकार के लेखांकन और अंकेक्षण के जो नियम हैं वो लागू नहीं होते। तो वैधानिक निगम या सरकारी कंपनी, दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम है कि ये संगठन लेखांकन या अंकेक्षण के सरकारी नियमों से मुक्त होते हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से समराइज करते हैं क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने। इनकी स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है। कंपनी का अस्तित्व कंपनी के सदस्यों से अलग होता है। इनकी वित्तीय व्यवस्था, सरकारी अंशधारक पैसा देते हैं और निजी अंशधारक पैसा देते हैं। बेटे डायग्राम्स ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेपर में, ये हमें याद दिलाने में हमारी मदद करता है। और अगर हम इसके साथ में अपने आंसर को सप्लीमेंट करते हैं तो हम एक्स्ट्रा मार्क्स के भी भागीदार होते हैं। कंट्रोल सरकार का और अन्य लोगों का होता है। सरकार ने 51% लगाए तो 51% कंट्रोल सरकार का, 49 और का, क्योंकि हमने कहा 51% या उससे ज़्यादा। अगर 60% सरकार का कंट्रोल है तो 40% दूसरे वालों का है। 80% सरकार ने पैसा लगाया हुआ है तो 80% गवर्नमेंट का कंट्रोल, 20% दूसरों का। 100 का 100% गवर्नमेंट ने लगाया है तो 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल और दूसरों का कोई भी कंट्रोल नहीं। और इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते। इस पर लेखांकन और अंकेक्षण के सरकारी नियम लागू नहीं होते। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी से फ़ायदा क्या होता है हमें। हेडिंग डाल लीजिए, सरकारी कंपनी से लाभ। ज़्यादा लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं है इसमें। शॉर्ट क्वेश्चन आता है बहुत बार, केवल पहचानने के लिए आपको बोलता है उसे, और एक आधा लाभ या हानि पूछ सकता है। सो जस्ट 1 लाइनर्स, एक लाइन के सेंटेंसेज हैं। पहला फ़ायदा, किसी विशेष अधिनियम की ज़रूरत नहीं होती, कोई अलग अधिनियम की ज़रूरत नहीं होती। कंपनीज एक्ट बना रखा है, उसी के हिसाब से अपनी कंपनी की स्थापना कर सकते हो। बस करना क्या है, सरकार ने पैसा लगाना है इसमें। सेकेंड पॉइंट, डिसीजन लेने में स्वतंत्र होते हैं। हमने कहा था इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अभी कुछ पॉइंट्स को हम हानि में भी पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे। तीसरा पॉइंट, क्योंकि इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है इसलिए इन्हें फ्रीडम भी ज़्यादा होती है। तो दोनों पॉइंट्स को आप इंटर रिलेट कर सकते हो। और बहुत बार क्योंकि सरकार का योगदान होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि सरकार कोई भी काम करती है तो आपकी और हमारी भलाई के लिए करती है। तो बहुत बार ये हमें उचित मूल्यों पर अच्छी वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध भी कराते हैं, मान लेते हैं ऐसा भी होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके दोष, इसे नोट कर लीजिए पहले।
नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डाल सकते हैं सरकारी कंपनी के दोष। सरकारी कंपनी में कुछ कमियां हैं, सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। क्या सीमाएं हैं? सबसे पहली सीमा, सरकार ही अंशधारक है, इसलिए कंपनी अधिनियम की ज़्यादा चलती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट अपने रूल्स लगा देती है उसमें। सेकेंड, ये सीधा संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होते, दे आर नॉट अकाउंटेबल इन दी पार्लियामेंट। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी गलत फैसले भी ले लेते हैं और गलत काम भी कर जाते हैं, और सरकार संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है, तो कई बार रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी करते हैं ये। तीसरा, पेशेवर कुशलता की कमी होती है, इनएफिशिएंट होते हैं। पैसा तो लगा रही है गवर्नमेंट, लेकिन बहुत बार लोगों का डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं होता, लोगों का पैसा नहीं लगा हुआ है, सरकार का पैसा लगा हुआ है, तो वो अपने हिसाब से सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे वेंचर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है, वो निर्णय ही नहीं लिए जाते, क्योंकि पेशेवर नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, कुशल नहीं है, वो बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड लेके नहीं काम करते हैं। ये 3 सीमाएं हैं। हमें तो आदत है हर चीज़ में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ निकालने की, तो सरकारी कंपनी में हमने थोड़ी बुराइयाँ निकाली हैं। लेकिन अगर कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, विभागीय उपक्रम सबसे कठोर, उससे कम वैधानिक निगम, और सबसे फ्लेक्सिबल जो है वो सरकारी कंपनी है। और सबसे अच्छे तरीके से भी तीनों में अगर हम बात करें ना, तो सरकारी कंपनी काफ़ी अच्छे से काम भी करती है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे, तीनों का अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना योगदान है, तो इसे नोट कर लीजिए। लास्ट में हम सरकार, वैधानिक निगम, विभागीय उपक्रम और सरकारी कंपनी की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो ये समरी है बेटे, इसको हम एक बार देख रहे हैं, कुछ ऐसा अलग नहीं है, जो अभी तक पढ़ा है वही सब है। सबसे पहले स्थापना की अगर बात करें, तो विभागीय उपक्रम, पहले वीडियो को पॉज करके पहले इस तरीके के कॉलम बना लीजिए, एक आखिरी कॉलम और है इसके नीचे, उसको भी बना के एक पेज पर पूरा आएगा। ऑल राइट, कैसे लिखेंगे? स्थापना, विभागीय उपक्रमों की स्थापना मंत्रालय के द्वारा, वैधानिक निगम की स्थापना के लिए विशेष अधिनियम, सरकारी कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम। जरा एग्जाम्पल फिर से बताओ, विभागीय उपक्रम का एग्जाम्पल रेलवे, वैधानिक निगम का एग्जाम्पल LIC, सरकारी कंपनी का एग्जाम्पल कोल इंडिया लिमिटेड, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, नेशनल फर्टिलाइजर्स। ओके। सेकंड, स्वतंत्र अस्तित्व, इन तीनों में से किसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? विभागीय उपक्रम का। लेकिन वैधानिक निगम का अस्तित्व है, क्योंकि इसका अपना अधिनियम है। सरकारी कंपनी का भी है, क्योंकि ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, जिसका अपना, जो अधिनियम के अंतर्गत जिसका निर्माण हुआ, उसका अस्तित्व स्वतंत्र होगा ही होगा। थर्ड, वित्त व्यवस्था, सरकार के बजट से ये खुद करते हैं, सरकार और निजी दोनों के हाथ माध्यम से पैसा इकट्ठा होता है। नियंत्रण, तीनों में सरकार सरकार सरकार, यहाँ पर डिपेंड करता है कितना पैसा निजी हाथों से भी हमने लिया है, तो थोड़ा सा निजी नियंत्रण भी होता है, जैसे 51-49, 60-40, 80-100, 100-0 डिपेंड करता है। देन सरकारी कर्मचारी, केवल तीनों में से किसके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी मानते हैं हम? विभागीय उपक्रमों के। बाकी ना तो वैधानिक निगम के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी माना जाता है, और ना ही सरकारी कर्मचारी के कर्मचारियों को, सरकारी कंपनी के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी माना जाता है। लास्ट पॉइंट, सरकारी लेखांकन विभागीय उपक्रमों में होता है, वैधानिक निगम और सार्वजनिक कंपनी जो वो, सरकारी कंपनी जो है वो इस बीमारी से बचे हुए हैं, अपने हिसाब से लेखांकन और अंकेक्षण करवाते हैं। सो दिस फिनिशेज आवर चैप्टर, इसको नोट्स बना लीजिए, ये हमारे इस चैप्टर नंबर, इसके पूरे नोट्स हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। व्यावसायिक सेवाएं जिसको हम हिंदी में कहते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।